नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 5 की पुस्तक वाटिका का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पंच परमेश्वर। देखते हैं, ये एक छोटी सी कहानी है जो आपको बहुत पसंद आएगी और कुछ मैसेज भी देके जाएगी, कुछ बता के भी जाएगी कि हमें कैसा कैसा करना चाहिए। ठीक है। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो थे, ये दोनों काफी गहरे मित्र थे, दोस्त थे। ठीक है। साझे में खेती होती थी, साथ साथ दोनों खेती भी करते थे। कुछ लेन देन में भी साझा था। कभी किसी ने पैसा किसी को दे दिया, किसी ने किसी को दे दिया। भाई मेरा काम है तो मैं उनसे ले रही हूँ और उनका काम है तो मैंने दे दिया। इस तरह का भी वो लोग कर लेते थे। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था, बहुत भरोसा करते थे एक दूसरे पे। जुम्मन जब हज करने गए थे, तो हज कहते हैं जहां जैसे आप लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं ना, ऐसे ही मुस्लिम लोग भी जाते हैं हज करने के लिए। ठीक है। तो हज करने के लिए जब गए थे जुम्मन शेख, तब अपना घर अलगू चौधरी को सौंप गए थे। अपने मित्र को सौंप गए कि भाई ध्यान रखना। और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। तो दोनों मित्र एक दूसरे के भरोसे अपना अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे। जब दोनों छोटे छोटे होंगे ना, तभी से ये दोनों मित्र थे। और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अच्छा, जुम्मन के जो पिताजी थे वो दोनों को ही शिक्षा प्रदान करते थे। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, वैसे ही जुम्मन के पिताजी पढ़ाते होंगे। तो उन्होंने जुम्मन अपने बेटे को भी पढ़ाया था और उनके मित्र यानी कि अलगू चौधरी को भी पढ़ाते थे, शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला मौसी को कहते हैं। तो जुम्मन शेख जो है, इनकी एक बूढ़ी मौसी भी थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, थोड़ी जमीन जायदाद होगी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई नहीं था। कोई भी उनका निकट संबंधी होता है ना, कि बेटा नहीं होगा तो भतीजा नहीं होगा, तो ये इनकी बहन का बेटा था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जुम्मन ने कहा, मौसी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, खाला मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत देखभाल करूंगा अच्छे से, तुम मुझे अपनी जायदाद दे दो। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई, तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। बड़ा ख्याल रखा, सचमुच में भी ख्याल रखा जुम्मन शेख ने। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, बड़े स्वादिष्ट अच्छे अच्छे पकवान खिलाए गए। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही और जैसे ही उनकी जायदाद की रजिस्ट्री हो गई, उनके नाम लिख दी, तो क्या हुआ, इस खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। तो खातिरदारी जो थी ना, वो भी स्टॉप हो गई। मोहर लग गई मतलब बस बंद हो गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ साथ, जुम्मन की पत्नी का नाम क्या था, करीमन। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। अब वो रोटियां तो देती, साथ में बुढ़िया कहाँ से आ गई, इस तरह की बातें भी करने लगी होगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए और जुम्मन शेख भी उनकी तरफ से मुंह फेर लिया, निष्ठुर हो गए, कहने का मतलब है। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा। कुछ दिन तक तो सुन लिया, भाई थोड़े बहुत दिन ही सहा जा सकता है। पर जब सहा न गया, तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन को बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। अब देखें क्या शिकायत की। यही शिकायत करी होगी कि तुम्हारी पत्नी मुझे रोटियों के साथ साथ खरी खोटी बातें भी सुनाती है। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। एक कठिन शब्द आया बच्चों, गृह स्वामिनी। गृह स्वामिनी का मतलब होता है घर की मालकिन। और घर की मालकिन कौन होता है, आप सबकी मम्मियां होंगी घर की मालकिन। तो जुम्मन की पत्नी भी उस घर की मालकिन थी। तो जुम्मन ने अपनी घर की मालकिन यानी अपनी पत्नी के प्रबंध में दखल देना कुछ भी उचित न समझा, कुछ कहना ठीक नहीं समझा। कुछ दिन तक तो यूं ही रोध होकर
काम चलता रहा। थोड़े बहुत दिन तो भाई खाला ने सहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निवाह न होगा, मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे तुम रुपए दे दिया करो, तुम कुछ रुपए मुझे दे दिया करो, मैं अलग पकाकर खा लूंगी। क्योंकि भाई रोजाना कोई भी परेशान होना नहीं चाहेगा ना। तो वो खाला भी बड़ी परेशान हो गई, बोली भाई मैं अलग पकाकर खा लूंगी, तुम मुझे बस पैसे दे दिया करो। क्योंकि पैसे क्यों मांग रही थी? क्योंकि वो अपनी सारी जायदाद इनके नाम पहले ही कर चुकी थी, तो अब पैसे का तो कोई साधन नहीं रह बचा। तो पैसे, उन्होंने कहा कि मुझे पैसे दे दिया करो, मैं खुद ही पकाकर खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया। धृष्टता होता है ढीठपन। उन्होंने ढीठपन के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? मतलब रुपए क्या पेड़ पे लगते हैं खाला? खाला बिगड़ गई। खाला को बहुत गुस्सा आया कि पेड़ पे नहीं लगते, लेकिन जो जायदाद कुछ भी पैसा दे रही है वो तो मैं तुम्हारे नाम पहले ही लिख गई। तो खाला गुस्सा हो गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। पंचों को मिला के होती पंचायत, जिसमें लोग फैसला सुनाते, पंच लोग, हम लोग नहीं, पंच लोग फैसला सुनाते हैं कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, क्या होना चाहिए। तो उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। ये धमकी दी कि अगर तुम इस तरह ही रवैया रहेगा तो फिर मैं पंचायत बिठाऊंगी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की ये खटपट पसंद नहीं। जुम्मन ने भी ऐसे ही रूखा सा जवाब दे दिया कि मुझे भी रात दिन की ये खटपट, ये शिकायत करना, ये सब अच्छा नहीं लगता, तुम्हें जो करना है वो कर लो। लेकिन खाला तो एक्चुअल में बड़ी दुखी थी। फिर क्या हुआ बच्चों, देखते हैं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अच्छा, खाला ने पंचायत बुला ही ली। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा बंदोबस्त, सारा प्रबंध कर रखा था। जुम्मन ने भी प्रबंध कर लिया होगा। क्या प्रबंध किया देखें। यही प्रबंध किया होगा कि देखो अपने गवाह तैयार करे जाते हैं कि भाई देखो हम तो रोटी बहुत अच्छे से दे रहे हैं, खाला को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो आज 3 साल हो गए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था, मतलब ये स्वीकार किया था कि मैं तुम्हें रोटी और कपड़े की कभी परेशानी नहीं होने दूंगा। साल भर तो मैंने रो धोकर इनके साथ काटा, जुम्मन के साथ मैंने साल भर तो रो धो के जैसे तैसे काट लिया, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है न तन का कपड़ा, मैं बेसहारा हूं। मुझे तुम लोग जो राह निकाल दोगे उसी राह में चलूं। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। तो खाला ने अपनी बात यहाँ पे खत्म की। सरपंच किसे बनाया जाए? अब पंच होते हैं, उसमें एक सरपंच होते हैं, मुख्य न्यायाधीश टाइप, ठीक है। तो जो मुख्य न्यायाधीश चुनने की बात आई तो ये प्रश्न था कि सरपंच किसे बनाया जाए। इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहासुनी हो गई। समझ रहे बच्चों कि खाला जान चाह रही होंगी कि किसको सरपंच बनाए और जुम्मन किसी और को सरपंच बनाना चाह रहे होंगे, तो वहां पे कहासुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। बच्चों न्यायाधीश ना तो दोस्त होते हैं ना दुश्मन, वो सच का साथ देते हैं, जो भी सही फैसला होता है वो वही देते हैं। ये नहीं देखते कि ये सामने जो खड़ा है वो मेरा कौन सा रिश्तेदार है, कौन मेरा दुश्मन है, वो ये सोच के फैसला नहीं सुनाते। तो खाला ने सही बात कही। खाला ने कहा कि बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन, तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? अलगू चौधरी जो था वो तो जुम्मन शेख का दोस्त था, फ्रेंड था, है ना। तो खाला ने अलगू चौधरी का नाम ले लिया। लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। खाला ने अपनी बात कह के खत्म की। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे। आनंद से क्यों फूल उठे बच्चों? खुशी के मारे उनका खुशी का ठिकाना न रहा। क्यों?
क्योंकि उन्हें लगा कि सरपंच तो मेरा मित्र है, तो फैसला तो मेरे हक में आएगा। परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले। अब ऐसे सामने हंस जाते, खुश हो जाते, तो सबको पता चल जाता कि देखो इनकी सोच क्या है। इसलिए उसने अपने मन के भावों को छुपाकर क्या कहा, देखते हैं। वो बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। चलो ठीक है खाला, तुम नहीं मान रही हो तो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, जब अलगू चौधरी, अब अलगू चौधरी जुम्मन शेख के मित्र नहीं है, मित्र तो हैं लेकिन अब वो सरपंच हैं, वो मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस समय वो एज अ फ्रेंड बात नहीं करेंगे, दोस्त की तरह से बात नहीं करेंगे, वो सरपंच की तरह से बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे। क्या कहा उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। चाहे बूढ़ी खाला हो या जुम्मन शेख हो, अभी दोस्ती वोस्ती साइड में रखो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है। खुदा मतलब ईश्वर, गवाह मतलब वो गवाह तो समझते हो बच्चों, साक्षी, ठीक है। खुदा जो है वो गवाह है, मतलब ईश्वर साक्षी है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। ये बात कही जुम्मन शेख ने। ये हैं जुम्मन शेख, ये बूढ़ी खाला हैं, ये सरपंच हैं अलगू चौधरी, ठीक है। और ये बाकी के पंच बैठे हुए हैं। चलिए, निगाह में खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी, ये अपनी बात कह के जुम्मन शेख ने खत्म किया। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जिरह मतलब होती है बहस। अलगू चौधरी ने कुछ प्रश्न पूछे, शुरू किए पूछना। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है। अब उनके जुम्मन के दिमाग में यही है कि अलगू तो मेरा मित्र है, ये उल्टी बातें मुझसे कैसे कर रहा है, ऐसी बातें मुझसे क्यों पूछ रहा है। अलगू ने क्या पूछा होगा, अलगू ने पूछा होगा कि बताओ इनको खाला को परेशानी क्यों हो रही है, रोटी देने के साथ साथ खरी खोटी बातें क्यों सुनाई जा रही हैं। अब खाला किसके भरोसे रहेंगी, जब वो सारी जायदाद तुमको दे चुकी हैं तो वो किसके भरोसे रहेंगी, किससे अपनी शिकायत करेंगी। अब कोई परेशानी होगी तो किससे शिकायत करेंगी। जब आपने जायदाद ले ली है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। ये कौन कह रहे हैं, ये अलगू चौधरी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। जिम्मेवारी बनती है कि आप इनका पूरा ख्याल रखें, उनको संतुष्ट रखें। भाई बड़ी बूढ़ी हैं, वो कहाँ जाएंगी, किसके भरोसे जाएंगी। इस तरह की बातें शुरू हुई तो जुम्मन चकित थे। जुम्मन को बड़ा धक्का लगा कि अलगू को हो क्या गया है। अभी तो ये मेरे साथ बैठे थे, अलगू इनके साथ ही तो बैठे थे, मित्र होंगे, ठीक है, मित्र होंगे क्या, मित्र थे, साथ बैठे होंगे। तो उन्हें लगा कि ये तो मेरे पक्ष में तो बात कर ही कोई नहीं रहा, अब ये तो मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाया। बच्चों क्या फैसला था। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। सभी पंचों ने, अलगू चौधरी ने कहा कि सभी पंचों ने मिलकर ये विचार किया इस समस्या पे, और हम सब ने ये फैसला किया है कि खालाजान को हर महीने, माहवार खर्च का मतलब हर महीने खर्चा दो। कौन देगा, जुम्मन शेख। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। कितना सही फैसला दिया। अगर खर्च नहीं दे सकते हो तो फिर वो रजिस्ट्री बेमानी समझी जाए, उसको रद्द समझा जाएगा, तो जमीन उनकी वापस हो जाएगी। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जुम्मन को लगा, जुम्मन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये क्या हुआ। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। बच्चों इतना कड़ा फैसला दिया, इतना न्यायकारी फैसला दिया, इतना जुम्मन शेख के लिए वो फैसला काफी कठिन था। जुम्मन शेख के लिए काफी कठिन था फैसला। तो दोस्ती अब तो नहीं रहेगी ना, देखें कैसे जड़ें हिला दी। जुम्मन की यह
जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। जुम्मन को बड़ा बुरा लगने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। कोई तो मौका आए जब मैं इस अलगू चौधरी को बताऊं, ऐसा मतलब जुम्मन शेख सोच रहे थे। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। मोल मतलब खरीद के लाए थे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जोड़ी खरीद के लाए अलगू चौधरी, उनका बैल गया मर। अब अकेला बैल किस काम का? बच्चों, पहले ना जब खेती की जाती थी तो 2 बैलों के बीच में जुआ जोड़ के हल चलाया जाता था, तो 2 बैलों की जरूरत पड़ती थी। अकेले बैल से खेत में हल नहीं चलाते थे, है ना। तो अकेला बैल किस काम का? गांव में समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रौंदने। अच्छा, समझू साहू ने जो बचा हुआ बैल था ना एक, वो अलगू चौधरी के वो किसी काम का नहीं था तो उन्होंने बेच दिया। समझू साहू ने खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। उससे तमाम दुनिया का काम लेते थे। न चारे की फिक्र, न पानी की, किसी चीज मतलब खाने पानी की कोई फिक्र नहीं। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपें किया मतलब करने लगे। उस पे बोझा ढोने का भी काम करते ना बैल, तो लगे उस पे काम लेने के लिए। और बैल भी बेचारा जीवी तो होता है। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया बैल के ऊपर, डबल उसके ऊपर बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर गया। ऐसा गिरा कि फिर न उठा। बच्चों, जब ज्यादा बोझ लाद दिया तो वो ऐसा गिरा कि फिर नहीं उठा, इसका मतलब है वो मर गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू सहुआइन दोनों ही झल्ला उठते हैं। कहते मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। इसी तरह कई बार झगड़े हुए। साहू जी ने बैल का दाम नहीं चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए, तैयार हो गए साहू जी, तथा अलगू ने भी हामी भर दी। अब पैसा लेना है भाई अलगू चौधरी को। परेशान हो गए अलगू चौधरी भी रोजाना मांगते मांगते। और समझू साहू को लगा कि शायद पंच मेरे पक्ष में फैसला कर देंगे कि तो बैल का दाम नहीं चुकाना पड़ेगा। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। इसी वाले वृक्ष के नीचे देखो, देख रहे हैं ना चित्र में 2 पेड़ हैं। इस वाले वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी है। इस चित्र में भी देखो पंचायत बैठी है इस वाले पेड़ के नीचे। ठीक है, ये वही पहले वाला पेड़ है, लेकिन यहाँ पे कौन बैठे हैं सरपंच बन के और यहाँ पर कौन बैठे हैं सरपंच बन के, गौर करना। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार। हाँ, उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो? अलगू चौधरी से कहा कि बताओ तुम किसको पंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन लें। अलगू भी दुखी हो गया था। एक तो उसने बैल बेचा था, पहले ही उसका एक बैल तो खत्म ही हो गया था, दूसरा बेच दिया था उसने, उसका भी पैसा उसको नहीं मिला था, तो उसकी तो पूरी जोड़ी खराब हो गई। तो दुखी था, उसने कहा समझू साहू जिसे चुने उसको चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। समझे? और समझू साहू कितने चतुर थे, उन्होंने जुम्मन शेख का नाम इसलिए लिया कि उन्हें भी पता था, गांव में तो उसी में रहते थे, उन्हें ये मालूम था कि जुम्मन शेख के खिलाफ फैसला कुछ दिन पहले ही अलगू चौधरी ने दिया है, तो दुश्मनी है इन दोनों के बीच में। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है।
अलगू चौधरी ने कुछ नहीं बताया, उनका धक धक करने लगा। और जब अलगू चौधरी को सरपंच बनाया गया था तो जुम्मन शेख का कलेजा धक धक नहीं किया था, बल्कि वो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन शेख में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। बच्चों, सरपंच का सिंहासन ऐसा नहीं होता आसन कि जिस पे बैठ के हम, पहले वाली बात ही है कि दोस्त और दुश्मन नहीं होते सरपंच के, न्यायाधीश के दोस्त और दुश्मन नहीं होते। सामने दो लोग होते हैं जो आपसी, जिनमें विवाद होता है, उस विवाद को समझाना, उस विवाद को सुलझाना, वो काम होता है सरपंच का, सही न्याय करना। तो जुम्मन शेख के अंदर जिम्मेवारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं। सत्य से जौ भर मतलब तिल भर, जौ भर, थोड़ा सा भी मैं इधर से उधर नहीं होऊंगा। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। दोनों ने अपनी अपनी साइड की बात कही कि भाई, अलगू चौधरी ने कहा कि देखो, मैंने जब बैल दिया था, बैल पूरी तरह से स्वस्थ था, और तब इन्होंने कहा था कि मैं 7 दिन में पैसे दे दूंगा, लेकिन वो इन्हीं 7 दिन, मतलब इन्हीं दिनों में वो बैल खत्म हो गया। अब वो पैसा नहीं दे रहे हैं। बच्चों, एक बात आप लोग बताइए कि अलगू चौधरी ने मरा हुआ बैल दिया था समझू साहू को या जिंदा? जिंदा ना? वेरी गुड। आगे हम लोग इसके मद्देनजर आगे पढ़ते, चलो। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्षों का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए ये उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। जुम्मन शेख ने ये कहा कि भाई, बैल इस वजह से मरा क्योंकि उसके खाने पीने का तो ख्याल नहीं रखा और काम लिया बेतहाशा। तो बैल था, खत्म हो गया, मर गया। ठीक। अलगू चौधरी फूले न समाये। ये इस वाले निर्णय की उनको उम्मीद ही नहीं थी। उन्हें लगा कि कहीं जुम्मन शेख मेरे खिलाफ फैसला सुनाएंगे, पहले के खिसियाए बैठे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनमें, यानी जुम्मन में, जिम्मेदारी का भाव आ गया था ना, क्योंकि वो सरपंच थे उस समय। अलगू चौधरी के दुश्मन नहीं थे, वो उस समय सरपंच थे, न्यायाधीश थे, तो वो सत्य के सिंहासन पर बैठे हुए, ऐसे समझो। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। कौन से पानी से धुल गया बच्चों? आंखों के पानी से, आंसुओं से, है ना। वो खुशी के आंसू थे ना। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, दोनों की आंखें गीली हो गई, आंखों में आंसू आ गए। तो फिर दोनों के दिलों का मैल धुल गया। ठीक है, मन में जो बुरी बातें थीं, एक दूसरे के प्रति कटुता का भाव था, वो मिट गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी भरी हो गई। और मित्रता की जो मुरझाई हुई लता कहते हैं बेल को, वो फिर से हरी भरी हो गई। कहने का मतलब उनमें दोबारा से मित्रता हो गई, कोई दुश्मनी की गांठ न रही। बच्चों, ये पाठ जो लिखा है, ये लिखा है श्री प्रेमचंद जी ने। ठीक है, प्रेमचंद जी बहुत बड़े साहित्यकार थे। ये है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इस पाठ की कल रीडिंग करेंगे, अच्छे से पढ़ के आएंगे। कहानी समझ गए हैं सभी लोग? इस कहानी का फिर कहानी के ऊपर नाटक बना के आप लोग पात्र बनेंगे
और बढ़िया से मंजन करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।